नमस्कार। राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं डेयरी और पशुपालन क्षेत्र की चुनौतियां और उपलब्धियां। और हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर के श्रीवास्तव जी, जो कि कुलपति हैं NDRI करनाल में और इस सेक्टर के बहुत जाने माने विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, जो चर्चाएँ आई बहुत सारी, उनमें यह है कि जो धान है, जो कि हमारी खाद्य सुरक्षा की बहुत महत्वपूर्ण फसल है, उससे भी बड़ा योगदान है जो है अपना, अगर दूध की बात करें जाए। और जब आज़ादी मिली तो अनाज जैसी हालत इस सेक्टर में भी थी, जबकि इसके बाद जो है जो अनुसंधान प्रयास हुए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो आज़ादी के बाद के जो अब तक के जो प्रयास हुए हैं इस सेक्टर में, हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले मैं राज्यसभा टेलीविज़न को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस टेलीविज़न के माध्यम से हमारे पशुपालकों को, हमारे जो डेयरी के फार्मर्स हैं, उनको ये सब इन्फॉर्मेशन, ये सब जानकारी देंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन ले आए, जब हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू किए ले आना, उस समय हमारा धान का प्रोडक्शन 39 मिलियन टन था, चावल का। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से आज हम वो लगभग 100 मिलियन टन पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूध का देखें तो उस समय हमारा प्रोडक्शन खाली 17 मिलियन टन था और आज हम 140 मिलियन टन दूध पैदा कर रहे हैं। मैंने उस समय आधा भी नहीं था और आज हम विश्व में नंबर 1 हैं दुग्ध उत्पादन में। तो 140 मिलियन टन दूध पैदा करके आज हिंदुस्तान विश्व में नंबर 1 पोजीशन पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में व्हाइट रिवोल्यूशन भी साथ साथ चला, ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ साथ, जिसको बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया और वो साइलेंट तरीके से रिवोल्यूशन था। और उसका ये कारण है कि आज हम 140 मिलियन टन दूध पैदा कर रहे हैं। और ये रिवोल्यूशन टिकाऊ भी है, अगर आप देखें ग्रीन रिवोल्यूशन तुलना करें। बिल्कुल, ये रिवोल्यूशन टिकाऊ भी है। और मैं आपको बताऊं कि अगर हम जो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, स्पेशली जब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए हमें दुग्ध उत्पादन, डेयरी सेक्टर का बढ़ावा बहुत ज़रूरी है। तभी हम कह सकते हैं कि हमारे देश के जो फ्यूचर होगा, हमारे देश का, वो स्वस्थ होगा और वो न्यूट्रिशनली सिक्योर्ड होगा। लेकिन अगर हम ये 40-50 साल की जर्नी देखें, 4-5 डिकेड्स का, तो बिल्कुल सही बात है कि डेयरी सेक्टर में, पशुपालन सेक्टर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हमारे चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और आज वो जो हमारा साइंस कांग्रेस है, जिसका थीम भी यही है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर, कि जो हमारे छोटे किसान हैं उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी जो जीविका है, किस तरीके से सस्टेनेबल बनाया जाए। और अगर हम छोटे किसानों की बात करते हैं तो उसमें जो डेयरी फार्मर्स हैं, पशुपालक हैं, वो नंबर 1 पर आते हैं। उसका कारण यह है कि देखिए, हम कहते हैं ना कि 140 मिलियन टन दूध पैदा कर रहे हैं, लेकिन 140 मिलियन टन दूध में 70% दूध उन किसानों से आ रहा है जो बहुत ही छोटे हैं, जिनके पास खाली 2-3 जानवर हैं। उन किसानों से आ रहा है जो खाली 2-3 जानवर रखे हैं। तो उनकी जीविका के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसी के सिलसिले में ये हमारी 4 दिन की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। जो कुछ चैलेंजेस अगर हम आपको गिनवाएं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे देश में दुग्ध उत्पादन तो बहुत ज़्यादा है, 140 मिलियन टन है, लेकिन साथ ही साथ जानवरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें दूध देने वाले जानवरों में तो इस समय 109 मिलियन मतलब 1090 लाख बफलो हैं हमारे पास। 195 मिलियन कैटिल हैं। 195 मतलब कि 1950 लाख कैटिल हैं। देश में फीड फाडर की जो उपलब्धता है वो कम है। आज से 10 साल पहले भी फीड फाडर की कमी थी, आज भी कमी है और आने वाले समय में भी कमी रहेगी। तो फीड फाडर की कमी है, जानवरों की संख्या ज़्यादा है, दूध न देने वाले जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा सबसे बड़ा एक चैलेंज है, जिसको हमें देखना है कि किस तरीके से हम इसको मतलब कम कर सकते हैं। तो सूनर आर लेटर तो हमें ये एक कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 140 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन हमारे पास है। उस 140 मिलियन
हेक्टेयर ज़मीन में से 6% ज़मीन पर हम फाडर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इतनी ज़मीन में फाडर प्रोड्यूस हो रहा है, इतना हमारा ड्राई फाडर है जो धान से या गेहूं से आता है, तो सारे फीड फाडर को देखते हुए हमारा देश कितने जानवरों को रख सकता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड। तो ये तो हमें अपने देश में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारे देश की कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड जानवरों के लिए कितनी है, उसी हिसाब से हम अपने जानवरों की संख्या कम करें। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में जितने भी जानवर हों, प्रोडक्टिव जानवर हों, अनप्रोडक्टिव जानवरों की संख्या कम करनी पड़ेगी। दूसरा जो एक चैलेंज है, अगर हम देखेंगे कि जितना दूध हम पैदा कर रहे हैं वो मार्केट चेन में, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट चेन में नहीं आ रहा है। अगर हम पूरे देश का सिनेरियो देखें तो खाली 36% दूध जो है प्रोसेसिंग में जा रहा है, उसमें से खाली 18-19% ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहा है। और अगर कोऑपरेटिव की बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो खाली 7.2% दूध कोऑपरेटिव सेक्टर हैंडल कर रही है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दूध हम जहाँ पैदा कर रहे हैं वहीं पे कंज्यूम कर ले रहे हैं, वहीं पे खपत हो रही है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी वीकनेस है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात कही, एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी ने अभी कुछ समय पहले 2011 में जांच की, तो उसने एक चीज़ पाई कि जो छोटे दुग्ध उत्पादक हैं, जिस पर आप इशारा कर रहे हैं, कि उनके सामने वाजिब दाम मिलने की भी चुनौती है। और क्यों ना हो कि इसके लिए भी, दूध के लिए भी, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए, क्योंकि चारे की कीमतें बढ़ रही और बहुत सारे मसले। क्या आपको लगता है कि ये छोटे जो दुग्ध उत्पादक हैं, जो कि रीढ़ हैं एक तरह से पूरी इकोनॉमी की भी, वो तो उनके लिए क्या आपको लगता है कि अगर एमएसपी तय किया जाए दूध का, जो कि फ़िलहाल अभी सरकार की ओर से कोई इशारा नहीं हुआ है, तो कुछ समर्थन मिल सकता है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही। अब एमएसपी तय करना न तय करना तो ये सरकार का काम है, लेकिन मैं ये बिल्कुल चाहता हूँ कि मिनिमम प्राइस किसानों का एक फिक्स होना चाहिए, जिसके नीचे किसानों को कोई नहीं एक्सप्लॉइट कर सकता। अभी हम अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में जो सबसे कम प्राइस है वो हिंदुस्तान में ही मिलता है। आप ऐसे देख लीजिए ना कि 1 लीटर पानी का कीमत कितना है, जो बोतल में पानी मिलता है, और 1 लीटर दूध का कितना कीमत है। तो दुग्ध उत्पादन में जो खर्च हमारा होता है, उस हिसाब से किसानों को उनको नहीं मिल रहा है दाम। ये तो बिल्कुल सत्य बात है। किसी भी स्टेट की आप देख लीजिए, चाहे हरियाणा में, चाहे पंजाब में, चाहे किसी भी राज्य में देख लीजिए, किसानों को वो पैसा नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए, जितना पैसा वो दुग्ध उत्पादन में खर्च कर रहे हैं। फीड एंड फाडर, 70% जो दुग्ध उत्पादन का खर्चा है वो खाली फीड एंड फाडर से में खर्च होता है। तो फीड एंड फाडर का कितना खर्चा बढ़ गया है, दवाइयों का खर्चा बहुत बढ़ गया है, जानवरों के रख रखाव पे बहुत खर्चा होता है, लेबर का कास्ट बढ़ गया है, लेकिन उस हिसाब से दूध का दाम किसी भी राज्य में नहीं बढ़ा है। तो मैं तो ये बिल्कुल अपील करना चाहूँगा सब लोगों से कि किसानों को दुग्ध उत्पादन का पूरा लाभ मिलना चाहिए। इससे उनको एक उत्साह बढ़ेगा कि वो डेयरी सेक्टर में आएँ और वो डेयरी सेक्टर में रह करके दुग्ध का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। अक्सर ये जो उत्पादन बढ़ा हम लोगों का, ये निश्चित तौर पर जो है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, आपने कहा कि उसके जैसा नोटिस नहीं लिया गया, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया ने इस चीज़ को जाना कि जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है या जो वैल्यू एडिशन है, इन सब चीज़ों में भारत ने काफ़ी काम किया। इसमें डॉक्टर साहब, जो आपका अनुसंधान प्रयासों का कितना बड़ा योगदान रहा है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल में स्थित है, इसके 2 रीजनल स्टेशन हैं। एक हमारा दक्षिणी भारत के लिए है, वो बेंगलोर में है, और दूसरा हमारा पूर्वी भारत के लिए है, जो कल्याणी में है, वेस्ट बंगाल में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो शोध रहा है वो 3 एरिया में ज़्यादा फोकस रहा है। एक तो प्रोसेसिंग में, दूसरा प्रोडक्शन में, और तीसरा इसके मैनेजमेंट में। तीनों एरिया में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने काम किया। अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करें, बिल्कुल हमारी बहुत ही अच्छी उपलब्धि रही है प्रोसेसिंग सेक्टर में, वैल्यू एडिशन में। वो चाहे डेयरी टेक्नोलॉजी का हो, चाहे डेयरी माइक्रोबायोलॉजी का, चाहे डेयरी केमिस्ट्री का, हर में उपलब्धियां रही हैं।
अगर आप मार्केट में देखते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट दूध का आ रहा है तो उसकी खोज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही हुई है। अभी हम एक सक्सेस स्टोरी बताएं कि पिछले 2014 में NDRI ने 20 टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इंडस्ट्री को दिया है, जिसमें नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए है, जिसमें क्वालिटी चेक करने के लिए है। एडल्ट्रेशन की आप सब बात सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, उपकरण बनाए आपने जो है। बिल्कुल हाँ, कि दूध हमारा जो आ रहा है वो एडल्ट्रेटेड है। सभी तरह से न्यूज़पेपर में, टीवी में कुछ मिथ होता है, कुछ सत्य होता है, ये काफ़ी होता है। लेकिन अब किस तरीके से एडल्ट्रेशन को चेक किया जाए, NDRI ने एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही कम खर्चे वाला किट डेवलप किया है। और मिनट के अंदर ही आप खाली एक ड्रॉप दूध, फिल्टर पेपर टेस्ट है, एक पेपर किट है, उस पर आप खाली अपना दूध डालिए, वो पता लग जाएगा कि दूध में एडल्ट्रेशन है कि नहीं है। उसी तरीके से दूध की जो गुणवत्ता है उस पर हमने काम किया है। हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि जो जानवरों की सेहत है उसका फ़र्क दूध पे पड़ता है, और उस दूध का फ़र्क जो कंज्यूम करता है, जो दूध पीता है, उस पे फ़र्क पड़ता है। कई तरीके के जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, दूध के जरिए जानवरों के शरीर से आते हैं और आदमियों के शरीर में जाते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए कि हमारे दूध में कोई जीवाणु कीटाणु किस तरीके से हैं, नुकसानदायक तो नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए, जिसको हम जूनोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अच्छा किट डेवलप किया है, जो कि इंडस्ट्री को हमने दे भी दिया है। वो वहाँ पे इंडस्ट्री ने उसको मार्केट में भी ले आना है। तो डॉक्टर साहब एक और बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो आपकी उपलब्धि क्लोनिंग की विधि। डॉक्टर साहब आपने मिलावट वाली बात कही, और अगर आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त कर चुका है, कई राज्यों को नोटिस जारी हुई है, तो ये बड़ा काम है। फिलहाल हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद डॉक्टर श्रीवास्तव जी से बात रहेगी जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात, और हमारे मेहमान हैं डॉक्टर AK श्रीवास्तव, कुलपति NDRI। डॉक्टर साहब, बातचीत हम लोग कर रहे थे, आपने उपलब्धियां बहुत सारी बताई। वैल्यू एडिशन में ऐसा क्या कुछ खास जो और रहा है जो आप बताना चाहें? हाँ, वैल्यू एडिशन में जो एक मेन हमारा अचीवमेंट रहा है कि देखिए, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सीरियल्स को, अगर गेहूं को, चावल को खाना है, तो जितने भी सीरियल्स हैं तो उनका जो सबसे अच्छा तरीका खाने का है वो दूध के साथ खाएं। तो दूध को अगर सीरियल के साथ मिक्स कर देते हैं तो दोनों का न्यूट्रिशन, दूध का भी और हमारे सीरियल का भी न्यूट्रिशन शरीर से एब्जॉर्ब होकर के चला जाता है। हम लोगों ने इसमें एक बहुत अच्छा काम किया कि दूध में देखिए आयरन की बहुत कमी है, दूध में आयरन नहीं के बराबर है, दूध में फाइबर बिल्कुल नहीं है। तो दूध में फाइबर नहीं है, आयरन कम है। मिलेट में आयरन बहुत ज़्यादा है, फाइबर बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने मिलेट को दूध के साथ इंटीग्रेट करके एक कंपोजिट डेयरी फूड बनाया है, जो अपने आप में कंप्लीट फूड है। वो बाजरा लस्सी है, जो कि मार्केट में टेक्नोलॉजी हमने दे दी है और कंपनी जो है उसको मार्केट में ले आ रही है। तो एक बाजरा लस्सी है जो एक कंप्लीट फूड है, उसकी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की, इंडस्ट्रीज़ को दिया। मिलेट बिस्किट्स, वे होता है कि जो हम चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, उसके बाद जो पानी निकल जाता है, आज से 10 साल पहले तक वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि पानी को कैसे फेंका जाए, वो हमारे लिए एक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का काज था। लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों ने ये साबित किया कि वे में मिल्क से भी ज़्यादा न्यूट्रिटिव इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उस वे प्रोटीन से, वे से मिलेट के साथ इंटीग्रेट करके, आयरन फोर्टिफाई करके हमने बिस्किट बनाया है, जिसको हम वे प्रोटीन बिस्किट कहते हैं, और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसी तरीके से अगर आयरन मिल्क में नहीं है तो हम लोगों ने आयरन को फोर्टिफाई करने की एक टेक्नोलॉजी डेवलप की कि मिल्क को कैसे फोर्टिफाई किया जाए आयरन के साथ। वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, वो भी इंडस्ट्री में जाएगी। आयरन के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन डी, इसको मिल्क में कैसे फोर्टिफाई करके, मतलब हम चाहते हैं कि मिल्क एक कंप्लीट फूड बन जाए, क्योंकि आज भी 70% दूध जितना हम पैदा करते हैं वो फ्रेश लिक्विड मिल्क के तरह कंज्यूम होता है हमारे देश में। तो हम चाहते हैं कि अगर मिल्क को हम फोर्टिफाई कर दें, मिल्क को हम प्रोसेस कर दें, तो हमारे जो बच्चे दूध पिएं तो उनको मिल्क के न्यूट्रिशन के साथ साथ सारी पौष्टिक तत्व मिल जाए, जो कुपोषण की समस्या हमारे देश में है वो सॉल्व हो जाए। अदरवाइज
मैं आपको आपके ज़रिए से मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दूध में वो सारा पौष्टिक तत्व है जो किसी बच्चे के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। दूध में हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बताएंगे कि दूध में एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है, ब्यूटारिक एसिड, जो कि सोमैटिक सेल के मल्टीप्लिकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूध में बहुत ही एनर्जी पैक्ड फैट है, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन है। दूध में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी उसी रेशियो में है जिस रेशियो में उसको ज़रूरत पड़ती है 100% एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये हम बिल्कुल बताना चाहेंगे कि दूध का कैल्शियम कभी वेस्ट नहीं होता, दूध का कैल्शियम पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। एक कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड है, दूध में होता है, जिससे कि बच्चों में जो प्रो कार्सिनोजेन हैं वो कन्वर्ट नहीं होंगे कार्सिनोजेन में, और कैंसर के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। बहुत ही बायोएक्टिव पेप्टाइड्स हैं दूध में, फर्मेंटेशन में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो दूध में बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं जो कि बच्चों को, बूढ़ों को, किसी भी बीमारी में या किसी भी एज में दूध को मना नहीं किया गया है। तो अगर हम दूध का प्रमोशन करें तो वो हमारे देश में एक जो कुपोषण का असर है उसको कम कर सकता है। अगर हम इनके कुछ प्रोडक्ट को भी अगर लगाएं तो बच्चों को ये फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। दूसरा एक है, हम लोगों ने प्रोबायोटिक पे बहुत काम किया है NDRI ने। देखिए, दो तरीके के हमारे शरीर में कीटाणु होते हैं। एक होता है स्वास्थ्यवर्धक, जिसको हम हेल्दी बैक्टीरिया कहते हैं, और दूसरा होता है पैथोजेनिक, जिसको हम नुकसानदायक बैक्टीरिया कहते हैं। दोनों में एक बैलेंस होता है। जब वो बैलेंस बिगड़ता है तो सारी बीमारियां होती हैं। जो प्रोबायोटिक है, जिसको हेल्दी बैक्टीरिया है, हमने इस पे काम बहुत ज़्यादा किया कि कौन कौन से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे शरीर में फ़ायदे का काम ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे वो लैक्टोबैसिलस हो, चाहे बिफिडोबैक्टीरियम हो। हमने अपने इंडिजिनस ओरिजिन के बैक्टीरिया पे काम किया। हमारा एक NCDC है, नेशनल कलेक्शन ऑफ डेयरी कल्चर, जिसमें हमारे पास 100 से ज़्यादा कल्चर हैं, जो हमारे से बहुत ज़्यादा लोग, इंडस्ट्रीज़ के लोग, रिसर्च साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूट ले जाते हैं। तो उस पर हमने काम किया कि किस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में अगर दूध का फर्मेंटेशन हो तो सेहत के लिए ज़्यादा फायदे रहता है। तो ये वैल्यू एडिशन के हमारे काम है जिस पे हम लोग लगातार प्रगति कर रहे हैं। अक्सर ये जो आपने कहा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब खेती की बात आती है तो खेती में कहा जाता है कि महिलाएं जो है खेती की रीढ़ हैं, रोपाई से लेकर के और पोस्ट हार्वेस्ट, रख रखाव से लेकर सारा काम वो करती हैं। जो डेयरी सेक्टर है उसमें महिलाओं का क्या योगदान है और उनके लिए क्या कुछ इस तरह के अनुसंधान किए गए हैं ताकि उनको सुविधा हो सके? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जैसे एग्रीकल्चर में कहते हैं महिलाओं का योगदान, उससे ज़्यादा महिलाओं का योगदान हमारे डेयरी सेक्टर में है। आप अगर अभी भी हरियाणा के किसी गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 100% दूध को निकालना महिलाओं का काम है। उनको चारा देना, उनकी सफाई करना, ये सब महिलाओं का काम। तो हम तो कहते हैं कि खेती बाड़ी से ज़्यादा महिलाओं का योगदान हमारे डेयरी सेक्टर में है और रहेगा भी। आज अगर हम व्हाइट रिवोल्यूशन की बात करते हैं, कुरियन साहब की बात करते हैं गुजरात में, तो आप गुजरात में देखिए कि कोऑपरेटिव सेक्टर सक्सेस ही महिलाओं के सिर पे हुआ है। महिलाओं का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो बिल्कुल महिलाओं का योगदान हमारे डेयरी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा रहा है और इसमें काफ़ी हम लोगों ने महिलाओं की बढ़ोतरी के लिए, मैं आपको एक सफल कहानी बताऊं कि हमने एक हरियाणा के गांव में कुछ महिलाओं को सेलेक्ट किया, गरीब महिलाओं को सेलेक्ट किया, 7-8 महिलाओं को सेलेक्ट किया, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। उन महिलाओं को हम अपने NDRI में ले आकर के ट्रेनिंग दिए कि वो किस तरीके से मिल्क का प्रोडक्ट बना करके अपनी जीविका चलाएं, और आज वो एक बहुत ही सक्सेस सेल्फ हेल्प ग्रुप है। उनका दायरा बढ़ गया है, वो कई 100 लीटर मिल्क अगल बगल के घरों से, अगल बगल के गांव से भी इकट्ठा करती हैं, उसका प्रोडक्ट बना करके शहर में ले आकर के बेचती हैं। तो ये एक बहुत ही सक्सेस, बहुत सारी कहानियाँ हैं। डॉक्टर साहब, इससे जुड़ी एक चीज़ है, जब बात आती है तो जो हमारी कृषि संबंधी स्थायी समिति है उसने बीच में कुछ दिनों पहले पड़ताल की तो उसने पाया कि देश का पशु चिकित्सा का ढांचा है वो बहुत ही कमज़ोर है। पशु चिकित्सा राज्यों का विषय है और जो पशु चिकित्सालय जो बने हुए जो ग्रामीण इलाकों में, उनकी हालत बहुत लचर है, खासतौर पर मैन पावर नहीं है और जो पशु चिकित्सक हैं उनकी संख्या भी बहुत कम है। आपको लग रहा है कि जो मौजूदा चुनौतियाँ हैं उसके हिसाब से, खासतौर पर जब जलवायु परिवर्तन की भी बात हो रही है, क्या ये जो हमारा जो पशुपालन
का डेयरी का जो सेक्टर है, इस पर भी कहीं ये जो असर पड़ रहा है, या जो है ये जो जलवायु परिवर्तन है उससे ये सेक्टर बिल्कुल बाहर है? नहीं, बिल्कुल ये कहना गलत होगा कि जलवायु परिवर्तन से ये सेक्टर बाहर है। जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का इस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो जैसा आपने पहला सवाल पूछा पशु चिकित्सकों का, ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि हमारे देश में हम लोग तो पशु चिकित्सा का जो काम है वो स्टेट डिपार्टमेंट का है, लेकिन हम लोग एज ए वैज्ञानिक, एज ए इंस्टीट्यूट के मुखिया के नाते बता रहे हैं कि हमारे देश में पशु चिकित्सकों की बहुत ज़्यादा कमी है। एक बहुत ही टेंटेटिव तरीके से हम देखें तो हमारे पास जितने पशु चिकित्सक चाहिए उससे आधे भी नहीं हैं, और यही कारण है कि ज़्यादातर अस्पताल में पशु चिकित्सक हैं ही नहीं। वो वहाँ पे छोटे कर्मचारी या कंपाउंडर ही उसको देख रेख कर रहे हैं। तो एक तो हमें इस समय अगर ज़रूरत है कि वेटनरी कॉलेजेस जितने हैं उनमें नंबर स्टूडेंट्स का बढ़ाया जाए, एडमिशन ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय में हमें पशु चिकित्सकों की ज़रूरत जो है वो हम पूरा कर सकें। जितना जानवर के ऊपर एक पशु चिकित्सक चाहिए उतना हमारे पास नहीं है, तो इसका तो बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे करें। दूसरा, जहाँ तक जलवायु परिवर्तन का सवाल है, बिल्कुल ये आपका सही है कि क्लाइमेट चेंज का हमारे जानवरों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसके लिए हम लोग काफ़ी तैयारी भी कर रहे हैं। NDRI में एक क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइव स्टॉक रिसर्च सेंटर भी है जो निकरा प्रोजेक्ट्स के अंदर बना हुआ है, और हम लोगों ने ये रिसर्च करके देखा कि जो हमारे देसी नस्ल की गायें हैं उनके अंदर क्लाइमेट चेंज को सहने के लिए, क्लाइमेट चेंज में अपने आप को ढालने के लिए ज़्यादा शक्ति है। वो अपने आप को क्लाइमेट चेंज में ढाल सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग उनको सारा। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी आप इसी पे आपको थोड़ा सा टोकूंगा कि अभी कृषि मंत्री जी ने जो है जो देसी जो हमारी जो प्रजातियां हैं खासतौर पर गायों की, उसके लिए एक बड़े कार्यक्रम की बात कही, और जो आने वाला बजट है हो सकता है उसमें और ज़्यादा जो है आवंटन हो। आपको लग रहा है कि जो हमारी देसी प्रजातियां हैं उनको और ज़्यादा विकसित करने से जो दूध उत्पादन में कुछ फ़र्क पड़ेगा, या क्या लग रहा है आपको? ये बिल्कुल हम लोग पूरा उसको समर्थन करते हैं। जो हमारे मंत्रालय का प्रपोजल है उसको हम पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि ये हमारी सही मायने में ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी देसी नस्ल की जो गायें हैं उनके अंदर क्लाइमेट चेंज को सहने की ज़्यादा शक्ति है। उनके अंदर वो कुछ बायोमॉलिक्यूल्स हैं कि वो क्लाइमेट चेंज को सह सकते हैं। जो हमारी विदेशी नस्ल की गायें हैं उनके अंदर क्लाइमेट चेंज को सहने की शक्ति कम है। उनके अंदर कुछ बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं जो हमारी देसी नस्ल की गायों में नहीं होती हैं, स्पेशली वो बीमारी जो टिक बॉर्न, जो कीड़े के काटने से होती है, मच्छर के काटने से होती है, जैसे थिलेरिया है, बबेसिया है, ट्रिपेनोसोमा है। जो हमारी क्रॉस ब्रेड हैं, जो विदेशी नस्ल की गायें हैं, उनके अंदर मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनके अंदर एंडोमेट्राइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोई क्रॉस ब्रीडिंग के खिलाफ नहीं। हमारे देश में 3 तरीके के जानवर हैं, क्रॉस ब्रेड हैं, देसी नस्ल की गाय हैं और बफलो हैं। आने वाले समय में भी तीनों नस्ल की जानवर रहेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम भी चलेगा। जो हम एग्जोटिक नस्ल की गायों से क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं वो उन गायों की करवाएं जो अनप्रोडक्टिव हों, जो नॉन क्लासिफाइड हों, जिनको हम एज ए ब्रीड अभी तक नहीं बताए हैं, ताकि उनमें सुधार हो और दूध देने लगें। लेकिन जो हमारी देसी नस्ल की इस्टेब्लिश्ड गाय हैं, जैसे गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, कंकरेज है, अंगोल है, देवनी है, ये हमारी देसी नस्ल की इस्टेब्लिश्ड गाय हैं। उन गायों का सुधार करें, सुधारीकरण उनका हो, लेकिन वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो, उन्हीं के अंदर हो, ताकि प्योर ब्रीड की गाय हमारे देश में रहे और उसका हम संरक्षण करें, उसका हम सुधार करें। तीसरा हमारे पास बफलो है, तो मुर्रा बफलो की सबसे अच्छी ब्रीड है। तो जो नॉन डिस्क्रिप्ट मुर्रा हैं उनका सुधार, नॉन डिस्क्रिप्ट बफलो हैं उनका सुधार हम मुर्रा ब्रीड से करेंगे। तो ये हमारी 3-4 पॉलिसीज़ चलेंगी। और इस समय जो सबसे देश में हमारे कमी है वो है मेल जर्म प्लाज्म की, सीमेन की। आपने देखा होगा कि हम NDRI की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है क्लोनिंग की। तो हम चाहेंगे कि
जी, और दुनिया में पहली बार ऐसा आप लोगों ने किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि हम लोग विश्व में पहली बार बफलो की क्लोनिंग किए, और वो ज़्यादा खासियत यह है कि हम लोग अपनी टेक्निक से किए। हमने अपनी टेक्निक्स बना करके हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्निक से हमने क्लोन किया, और उससे ज़्यादा जो हम लोगों ने विश्व में पहली बार ये किया कि क्लोन्ड एनिमल का भी आगे जनरेशन पैदा किया। जिसे क्लोन्ड हमारी गरिमा थी, उसको हमने नॉर्मल इंसेमिनेशन से किया और उसका काफ पैदा हुआ, दूसरा काफ उसका पैदा हुआ। तो मेरे समझ से ये विश्व में पहली बार होगा कि किसी क्लोन्ड एनिमल से 2 काफ हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से पैदा किया। तो इस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के जरिए हमने एक हमारा जो प्रोजेनी टेस्टेड सांड था वो 10 साल पहले मर चुका था, उसका सीमेन था, उसके सीमेन के सोमैटिक सेल से भी हमने एक लाइव काफ पैदा किया। तो वो सांड जो आज है नहीं, जिसका खाली सीमेन है, उसके सोमैटिक सेल से भी हमने क्लोन करके मेल काफ पैदा किया। तो इस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के जरिए हमारा जो ड्रीम है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल काफ पैदा करें, वो सांड बने, अच्छे सीमेन दें, और हम किसानों की जो ज़रूरत है सीमेन की उसको हम पूरा कर सकें। मतलब डॉक्टर साहब, हम माने कि जो आने वाला जो समय है वो काफ़ी संभावनाओं भरा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत अच्छी चर्चा रही, और हम लोगों ने, बहुत सारे हमारे दर्शकों ने जाना कि ये सेक्टर, इसमें क्या अनुसंधान विकास के प्रयास हो रहे हैं और क्या नई चीज़ें हैं। आगे मिलेंगे हम किसी और ख़ास मेहमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।